हेलो गाइस, वेलकम टू आई के स्टडीज़। हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी की। और पॉलिटी की शुरुआत हम क्लास 11th की एनसीईआरटी से कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। बेसिक्स यदि आपके क्लियर नहीं है तो इस एनसीईआरटी को सबसे पहले रेफ़र कीजिए। ठीक है जी, चलिए। तो चैप्टर 1 है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुछ फंक्शंस पर बेस्ड है और उसका पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस को अलाउ करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि सपोज कीजिए कि आप किसी एक ग्रुप के मेंबर हैं, कोई भी एक ग्रुप है और बहुत बड़ा ग्रुप है सोसाइटी में, उसके आप एक मेंबर हैं। उस ग्रुप में हर एक प्रकार के लोग हैं, ग्रुप बहुत डाइवर्स है ना। उसमें बहुत सारे रिलीजियस एलिजियंस के लोग हैं, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है ना। साथ ही साथ सब अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग सबके प्रोफेशन हैं, अलग अलग सबकी एबिलिटी हैं, हॉबीज़ हैं, टेस्ट हैं। ठीक है, कोई रिच है, कोई पुअर है। तो ये सब चीज़ एक ग्रुप में है। तो ग्रुप कहने को एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है। अब इस डाइवर्स ग्रुप में जब अलग अलग विचार के लोग हैं तो डिस्प्यूट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, कहा सुनी होगी, ये सब चीज़ होगा। तो उन चीज़ों को बंद करने के लिए, उन चीज़ों को कम करने के लिए कि ये लोग एक साथ पीसफुल कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे का इनको कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो कोऑपरेशन कैसे हो, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे ये एक दूसरे के साथ रहें, कोऑपरेशन से रहें। तो इनको कुछ बेसिक रूल से हमें एग्री कराना पड़ेगा। ठीक है, हमें कुछ बेसिक रूल से एग्री कराना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन यही है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करना जिससे सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है जी। तो पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करना जिससे लोगों के बीच में, सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, चलिए। सेकंड फंक्शन है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जैसा कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। बहुत सारे फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, जिससे स्टेट चलता है, स्टेट बनता है। अब सिंपल सी बात है कि आपने बेसिक रूल का सेट दे दिया। अब उस सेट को, उस जो रूल हैं उन्हें बनाएगा कौन? कोई अथॉरिटी है? सपोज कीजिए लोगों के बीच में तो डिस्प्यूट होने लगा कि आपने बेसिक रूल का सेट तो दे दिया, लेकिन एक पर्सन एक्स रूल मान रहा है तो दूसरा कह रहा है मेरे लिए वाई सही है। एक एक्स कह रहा है तो दूसरा कह रहा है मेरे लिए वाई सही है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर इस क्वेश्चन का देता है और स्पेसिफाई करता है बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। ठीक है जी। और इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल। यही डिसाइड करता है कि क्या, कौन डिसाइड करेगा क्या लॉ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा कि लॉ क्या होगा, है ना। थोड़ा टेक्निकल है तो ये समझिए। इन प्रिंसिपल ये क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड करेगा, और ये कौन डिसाइड करेगा इसको कई तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। जैसे कि सुनिए, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क डिसाइड करेगा। मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन डिसाइड करेगा? मोनार्क डिसाइड करेगा। जबकि ओल्ड सोवियत यूनियन में एक सिंगल पार्टी को पावर दी गई है डिसाइड करने के लिए। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में किसको पावर दी गई है? लोगों को पावर दी गई है कि वो डिसाइड करें कि लॉ क्या होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है कि इन मोस्ट इंस्टांसेस, बहुत जगह जगह के उदाहरण देखे गए हैं कि पार्लियामेंट को लॉज और पॉलिसीज को डिसाइड करने का काम दिया गया है। ठीक है, और पार्लियामेंट भी एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज है। सो पहले हम ये देखें कि भाई क्या लॉ है कि सोसाइटी में, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन अथॉरिटी है जो इनेक्ट करती है लॉ को। सही है। सो यदि पार्लियामेंट अथॉरिटी है लॉज को इनेक्ट करने के लिए, लॉज लागू करने के लिए, लॉज बनाने के लिए, सो देयर मस्ट बी अ लॉ जो पार्लियामेंट को पहले स्थान पर रखेगा। सो पार्लियामेंट को पहले स्थान पर रखने वाला भी एक लॉ होगा। यही फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ नहीं आया? तो सेकेंड फंक्शन यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में किसके पास पावर है डिसीजन लेने की, और ये डिसाइड करता है कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, कैसे गवर्नमेंट बनेगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि पहले फंक्शन में हमने सेट ऑफ बेसिक रूल्स दे दिया जिसमें लोगों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ा सोसाइटी के लोगों ने। लेकिन सेकंड में हमने डिसीजन मेकिंग पावर को स्पेसिफाई करा कि कौन है जो जिसके पास पावर है डिसीजन लेने की सोसाइटी में, और वो कैसे गवर्नमेंट आगे बनाएगा। तीसरा फंक्शन कि भैया लिमिटेशन ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने बेसिक रूल्स दे दिया, आपने गवर्नमेंट भी बना दी, डिसीजन मेकिंग पावर भी गवर्नमेंट को दे दी। अब गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट पे अनलिमिटेड पावर नहीं होंगी। गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन ही यही कहता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है उन पे लिमिटेशंस लगाना। ठीक है जी। दूसरी चीज, आपने गवर्नमेंट बना दी और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज पास कर दिए जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, जो अनफेयर है। जैसे कि आपको आपके धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोहिबिट कर दिया, या किसी सर्टेन कलर के क्लोथ्स नहीं पहन सकते, या सर्टेन ग्रुप के मेंबर्स को डिस्क्रिमिनेट करने का लॉ बना दिया कि यहाँ से ये पानी नहीं पी सकते, या कुछ भी ऐसे लॉज बना दिए जो कि अनजस्ट और अनफेयर हैं। तो इसीलिए ये बनाया कि भैया गवर्नमेंट पे पावर तो है लॉज बनाने की, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। सो तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि कुछ बेसिक लिमिट सेट कर देना, गवर्नमेंट पे इम्पोज कर देना ऑन इट्स सिटीजन्स। सो दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। ये ऐसी लिमिट है कि ये फंडामेंटल है और गवर्नमेंट कभी भी इनको ट्रेसपास नहीं करेगी। तो तीसरा फंक्शन क्या है कि कुछ लिमिट सेट कर देना गवर्नमेंट पे कि अपने सिटीजन पे वो क्या इम्पोज कर सकती है, उस पर भी लिमिटेड है और उनको वो ट्रेसपास नहीं कर सकती। जैसे फंडामेंटल राइट की ही बात करो अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सो गवर्नमेंट उसको वायलेट नहीं कर सकते। सबके अपने अपने रिस्ट्रिक्शन है, सब चीज़ है। चौथा, द फोर्थ फंक्शन इज एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बहुत सारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो अपने आप को लार्जली डिसीजन मेकिंग पावर और कुछ गवर्नमेंट पावर को लिमिट करते हैं, बट बहुत सारे 20th सेंचुरी के जैसे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। सो फोर्थ फंक्शन यही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि इनेबल करें द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों की जो गोल है, जो एस्पिरेशन है, जो आपको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे जस्ट सोसाइटी बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर
इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशन है। तो इन चीज़ों को देख के समझ के इन पर कानून बनाना, इनको लागू करना, जिससे जस्ट सोसाइटी बने, जिससे लॉ का राज हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कि साउथ अफ्रीका जिसका पता है कि हिस्ट्री थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, सो उसके नए कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की एस्पिरेशन क्या थी कि गवर्नमेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दे। तो ये क्या दिखा रहा है कि सोसाइटी का एस्पिरेशन ही है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये ख़त्म हो। तो यही है कि एस्पिरेशन और गोल्स ऑफ ए सोसाइटी पर भी बेस करता है। तो ये थे 4 फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के। अगेन हम रिपीटिंग, पहला फंक्शन क्या है भैया कि सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना, जिससे लोगों के बीच में आपसी प्रेम भाव और कोऑर्डिनेशन बढ़े। सेकंड, डिसीजन मेकिंग पावर को स्पेसिफाई करना कि भैया किस पर लॉ मेकिंग पावर है ना, किस पर लॉ मेकिंग पावर है और गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तीसरा, यदि गवर्नमेंट बन गई तो उस पर अनलिमिटेड पावर नहीं होगी, लिमिटेड पावर होगी। गवर्नमेंट यदि बन गई तो उस पर लिमिटेड पावर होगी। और फोर्थ फंक्शन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें गोल्स और एस्पिरेशंस सोसाइटी के दिखेंगे। सोसाइटी के जो सपने हैं, एस्पिरेशन हैं, गोल्स हैं, उनको वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेंगे। तो ये थे 4 फंक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको समझने चाहिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। इसका क्या मतलब है कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल आइडेंटिटी लोगों की एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब है कि लोग एक कलेक्टिव एंटिटी के रूप में एक साथ आते हैं केवल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लोगों की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है जी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में दिखते हैं। ठीक है, लोगों के पास बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले होती हैं, बट कुछ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल से एग्री होके एक व्यक्ति की पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। तो वन हैज़ मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटी दैट एग्जिस्ट प्रायर टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान, आइडेंटिटी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले होती है। लेकिन कुछ बेसिक नॉर्म्स के साथ ये एग्री करके और प्रिंसिपल के साथ एग्री करके एक व्यक्ति की पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। ठीक है। दूसरी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क, जिसमें एक व्यक्ति अपना इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को परस्यू कर सकता है, गोल्स को परस्यू कर सकता है, फ्रीडम्स को परस्यू कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन अ मोरल आइडेंटिटी। तो ये क्या है, आइडेंटिटी की बात है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी और लोगों की ये दिखाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कैसे आइडेंटिटी लोगों की चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लोगों की डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट पहचान होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक सेट ऑफ बेसिक नॉर्म्स के साथ लोगों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को, गोल्स को, फ्रीडम्स को प्राप्त कर सकता है, परस्यू कर सकता है। ठीक है जी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन मोरल आइडेंटिटी भी देता है। जैसे कि बहुत सारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि डेमोक्रेटिक होता है कुछ रेस्पेक्ट में, और क्लेम करते हैं कि कुछ हम बेसिक राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे कि दे एम्बेडी कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल आइडेंटिटी, क्योंकि बहुत सारे नेशंस जो हैं वो एमलगमेशन है, हम कह सकते हैं कि एक मिश्रण है बहुत सारे सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस का। डाइवर्स ग्रुप है उनके अंदर, डिफरेंट वे। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मन आइडेंटिटी आप कह सकते हो।
वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है इथनिकली जर्मन के रूप में। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सप्रेशन देता है आइडेंटिटी को, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो इथनिक आइडेंटिटी तो नहीं बनाता जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, सिटीजन का क्राइटेरिया कि आपको जर्मन होना चाहिए। डिफरेंट नेशन डिफरेंट कंसेप्शन होते हैं उनके कि क्या रिलेशनशिप हो बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ ए नेशन एंड ए सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का अपना डिफरेंट आइडेंटिटी शो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये था फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं। तो थैंक यू, और इसको अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।